बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 2 दिसंबर 2023 है। गुज़श्ता 24 घंटों में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के कानूनी मामलात के हवाले से दो बड़ी खबरें रिपोर्ट हुई हैं। एक सवाल जो बड़ी शद्दोमद के साथ उठाया जा रहा है कि 8 फरवरी 2024 को अगर इंतखाबात होने हैं तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का क्या मुस्तकबिल होगा। क्या ऐसी कोई सूरत है कि इमरान खान साहब इन इलेक्शंस में हिस्सा ले पाएंगे? क्या उनकी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? क्या उनकी जमात के पास बल्ले का निशान मौजूद होगा? क्या उनकी जमात में जो लोग मौजूद हैं वो खुलकर इलेक्शन लड़ पाएंगे? और जो वाज़े तौर पर आवाम में उनकी पजीराई नज़र आती है वो वोट्स की सूरत में बैलेट बॉक्स पर ट्रांसलेट होने के बाद कोई ऐसी पोजीशन तहरीक इंसाफ को दिलवाने में कामयाब होगी कि वो हुकूमत साजी के अमल में शरीक हो सकें या फिर अपोजिशन का एक साइजेबल अपोजिशन का किरदार अदा कर सकें। अच्छा, ये वो सवाल हैं, इसको आप मिलियन डॉलर क्वेश्चन कह सकते हैं। हर शख्स चाहता है कि इस सवाल का जवाब उसको मिले। बहुत सारे लोगों की जो तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स हैं उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान कम बैक करें। फिर उनके जो मुखालिफिन हैं वो इमरान खान साहब के हवाले से क्या मंसूबे बना रहे हैं, इस बात से कतई नज़र इस वीडियो में मैं ज़ाहिर है कि आपके सामने ये क्विकली ये दो केसेस रख देता हूँ। फिर साल 2022 में 23 फरवरी को जब ये सब कुछ शुरू नहीं हुआ था, ये सब कुछ पर्दे के पीछे था, सारे मामलात पसे पर्दा थे, मैंने एक वीडियो की थी जिस पर मुझे तनकीद का निशाना बनाया गया था। वो वीडियो मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो रखूंगा। कुछ चीज़ें उससे पहले भी मैं आपको बता दूंगा। अलबत्ता जो खबरें रिपोर्ट हुई हैं इमरान खान साहब के हवाले से, एक तो साइफर केस वाला मामला है जिसके बारे में ट्रायल जो है ये गुज़श्ता रोज़ खबर आई कि अडयाला जेल में होगा और समाअत जो है वो आज तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आज आप उसकी प्रोसीडिंग्स और कुछ मामलात उसमें जो पेशरफ्त होती है वो आप देख पाएंगे। और फिर 190 मिलियन पाउंड्स का जो केस है अलकादर यूनिवर्सिटी का केस, नैब ने इमरान और बुशरा के बीबी के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर कर दिया। ये है GOTV की खबर। अब आलम तो इस खबर का ये है कि चाहे इसको रिपोर्ट कर रहे हों शाहजेब खानज़ादा, चाहे GOTV अपनी वेबसाइट पर चला रहा हो या ख़बरों में चला रहा हो, या तो बीप लगा दी जाती है मलिक रियाज के नाम पर, उनके बेटे के नाम पर, या फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो ख़बर से गायब कर दिया जाता है और दीगर लिख दिया जाता है और दीगर में आप समझ जाएं कि फिर वो लोग मौजूद हैं। तो ये है केसेस की हालत। लेकिन ये वो तमाम कानूनी मामलात हैं जिनमें इमरान खान साहब उलझे हुए हैं। ना इस सवाल का जवाब उस वक्त मौजूद था कि एग्जैक्टली इस का ड्रॉप सीन या आखिर में इख्तिताम जो है दी एंड इस स्टोरी का क्या होगा। लेकिन जो 23 फरवरी 2022 जिस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, अभी वो रूस के लिए महवे परवाज़ थे, इस्लामाबाद से उन्होंने उड़ान भरी थी और उनका तैयारा अभी मॉस्को में लैंड नहीं किया था। उस वक्त मैंने एक वीडियो की थी और उस वीडियो का जो थंबनेल था, जो उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ था, वो मैं आपको बता देता हूँ। उस पर लिखा हुआ था कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज, चीन से यारी, दौरे रूस, अमेरिका से लड़ाई, मौत, जेल या जीत। और उसके आगे लिखा हुआ था ये जुमला किसने और क्यों कहा। अच्छा, इस वीडियो में मैंने पैरेलल्स ड्रॉ करने की कोशिश की थी कि जो कुछ ब्राज़ील में हमने स्टोरी होते हुए देखी, पाकिस्तान में क्या ये मुमकिन है, क्या इमरान खान साहब के हवाले से कॉन्सिक्वेंसेस मुतवक्के तौर पर हो सकते हैं। और ब्राज़ील का जो टेस्ट केस है उसको सामने रखते हुए मेरी प्रेडिक्शन ये थी कि इमरान खान साहब के साथ भी सिमिलर पैटर्न के ऊपर कुछ होता हुआ नज़र आएगा। साल 2022 अपने जहन में रखना है, 23 फरवरी अपने जहन में रखनी है, क्योंकि ये वो वक्त था जिस वक्त अभी वो मॉस्को नहीं पहुँचे थे। अभी जेक सुलेवन का, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का धमकी आमेज़ फ़ोन पाकिस्तान को नहीं आया था। अभी रूस ने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई नहीं की थी। अभी ये वो वक्त था जब पाकिस्तान से अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के ख़िलाफ़ वोट डालने का मुतालबा नहीं किया गया था। अभी जो है वो एक साइजेबल अपोजिशन ज़रूर मौजूद थी, लेकिन अदम एतमाद की कहीं बात नहीं थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वैसे भी उसके बड़े इख्तलाफात थे PDM में शामिल जो जमातें हैं उनके साथ, और वो उभर कर सामने आ रहे थे। लेकिन फिर अचानक चीज़ें जो हैं वो होने लगी। ये वो वक्त था जब डोनाल्ड लू की पाकिस्तानी सफ़ीर के साथ मुलाकात नहीं हुई थी। अभी जो यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को खुलेआम तनकीद का निशाना नहीं बनाया था, लेटर लिखकर उसको ट्विटर के ऊपर पोस्ट नहीं किया था। ये था वो मंजरनामा जिसमें मैंने ये वीडियो की थी। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि सेम पेज है, अभी तो कोई मसला ही नहीं है, आप किस तरीके से ये बात कर सकते हैं। लेकिन आज जो चीज़ें इस वीडियो में नहीं हैं उसमें वो मैं आपको मेंशन कर देता हूं कि जो जायर बोल्सोनारो है ब्राज़ील के, अक्टूबर लास्ट ईयर 2022 के इलेक्शंस में
वो इक़्तिदार से फारिग हो चुके हैं। लूला डी सिल्वा, जिनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कंपैरिजन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से बनता है। लूला डी सिल्वा जो है वो इस वक्त ब्राज़ील के सदर हैं, और लूला डी सिल्वा वो शख्सियत हैं जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात थे, जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात थे, बेनामी जायदादों के इल्ज़ामात थे, गैर कानूनी तौर पर बेनामी तौर पर दीगर लोगों के नाम पर अपार्टमेंट्स रखने के इल्ज़ामात थे। ये सिमिलर किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो लूला डी सिल्वा पे थे। वो जेल में थे, वो सज़ा याफ्ता थे, वो निकले, वो क्लीन चिट ली, और फिर उन्होंने जायर बोल्सोनारो के ख़िलाफ़ ना सिर्फ ये कि इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीता, लेकिन पाकिस्तान में ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट पैटर्न में आपको ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसे सवालात मौजूद हैं, ग्रे एरियाज़ मौजूद हैं, जिनको शायद कभी एड्रेस नहीं किया जा सकेगा। लेकिन ये आप वीडियो देखें और इन तमाम चीज़ों को जब आप जहन में रखेंगे, मैं अभी भी शायद 2022-23 फरवरी को की हुई वीडियो जो है उसमें जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है, मामला तो उसी तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली इन्होंने कंक्लूड कहाँ पर होना है और किस तौर के ऊपर ये सारा मामला अनफोल्ड होगा, इसमें अभी शायद इस जिगसॉ पज़ल के बहुत से और इस तस्वीरी पहेली के और बहुत से टुकड़े आना बाकी हैं। आप ये वीडियो देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 23 फरवरी। आप सबको मालूम है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही करते हुए मॉस्को पहुंच गए हैं। 2 रोज़ा उनका दौरा है और इस दौरे की ख़ास तौर पर अहमियत इस वक्त जो आलमी सियासी मंजरनामा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस वक्त यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़ा जिस शिद्दत पर पहुँचा हुआ है और अमरीका और उसके इत्तहादी जिस तरह रूस के ख़िलाफ़ इक़दामात उठा रहे हैं, पाबंदियाँ लगाने का ऐलान कर रहे हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ऐसे वक्त में मॉस्को में मौजूद होना, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करना यकीनन मगरबी कुव्वतों की आंखों में खटक रहा है। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा किया गया मेरी तरफ से, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने लबकुशाई की कोशिश भी की कि आखिर इस दौरे के नतीजा, इसके नताइज क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए क्या होंगे और पाकिस्तान के लिए क्या होंगे। क्योंकि चीन के साथ यारी, रूस का दौरा, अमेरिका से लड़ाई, ये सब कुछ चल रहा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे हुकूमत में, और पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी में तारीख़ी एतबार से एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। पाकिस्तान ने रीजनल अप्रोच अपनाई है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती थी, और पाकिस्तान जिस तरीके से खुलकर अमेरिका के कैंप में खड़ा था वो मामला नज़र नहीं आता। क्योंकि इस मामले पर मैं जो इनकी पॉलिसी है और जो इसकी टाइमलाइन है इस पर मैं बहुत ज़्यादा बात कर चुका। मैं आऊँगा कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ और एक एग्जाम्पल सामने रखकर देखने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता है, जंगें बनाता है, CIA जो है वो पूरी दुनिया में हुकूमतें गिराती है, बनाती है, बिगाड़ती है, प्रोटेस्ट जो हैं वो, पॉपुलर अनरेस्ट जो है वो क्रिएट किया जाता है मुख्तलिफ ममालिक में, और उसके ज़रिए अमेरिका ना सिर्फ अपने मकासद जो है वो हासिल करता है बल्कि अपने जो सुपर पावर का दर्जा है इसको बरकरार रखने की भी कोशिश करता है। इसमें एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट की असैसिनेशन से लेके जो टॉप लीडर्स हैं दुनिया के उनकी असैसिनेशंस तक बहुत सारे सवाल मौजूद हैं कि इसमें शायद अमेरिका का हाथ था। जो कंक्लूसिव एविडेंस है वो उस तरीके से सामने नहीं आता, लेकिन बहुत सारे शवाहिद जो हैं वो बताते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो तो बल्कि सामने मौजूद हैं। चाहे वो ईरान के कासिम सुलेमानी हो, इराक़ के अबू महदी अल मुहंदिस हो, मुअम्मर कज़ाफ़ी का मामला हो, पूरी दुनिया में, इवन पाकिस्तान में जो एग्जाम्पल्स हैं, लियाकत अली ख़ान से लेके जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक, उनसे लेकर जो है ज़ियाउल हक तक, जितने भी टॉप प्रोफाइल असैसिनेशंस हुई हैं, बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन, इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी ये सवाल रहा कि शायद इसमें अमेरिका का हाथ है, अमेरिका ने ये सब कुछ किया होगा। लेकिन एक बात तो तय है, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन से लेके अफ़गानिस्तान तक ये सारे मामलात सबको मालूम है कि अमेरिका किस तरीके से जो दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको क्रिएट करता है, असलहा दोनों पार्टीज़ को भी फराहम करता हुआ नज़र आता है, जंगों को बढ़ाता हुआ नज़र आता है। इसमें मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूँगा जो इस वक्त करंट बाइडन इंतज़ामिया, उसकी जो सोच है, उसका जो तरीक़ाकार है, उसको सामने रखते हुए, उस मॉडल को सामने रखते हुए कोशिश करेंगे ये समझने की कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान को, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। और कोई अचंभे की बात नहीं होगी अगर ये ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दे। एक बहुत ही अहम जुमला है जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। दुनिया के कौन से आलमी रहनुमा हैं, उन्होंने ये कहा, और उनकी बाइडन के साथ बड़ी अनबन चल रही है और उनके मामलात जो हैं वो बाइडन के साथ ठीक नहीं है। उसकी भी हिस्ट्री क्या है वो मैं आपके सामने रख दूंगा। जेल
मौत या जीत, ये कहा है एक दुनिया के एक बड़े लीडर ने। और उसने कहा है कि अब मुझे मेरे मुस्तकबिल में 3 ही ऑप्शंस नज़र आते हैं, या मैं इस साल जेल चला जाऊंगा, या मुझे इस साल मार दिया जाएगा, या फिर मैं जो पंगा ले बैठा हूं, मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं, इसमें मेरी जीत होगी। एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखी थी गुज़श्ता दिनों ब्राज़ील की। ब्राज़ील के सदर जायर बोल्सोनारो वो पहुंचे थे गुज़श्ता बुध के दिन जो है वो मौजूद थे रूस में। उनकी मुलाकात हुई रूसी सदर से और वहाँ पर उन्होंने सॉलिडारिटी की भी बात की। अच्छा, उसके ऊपर रिएक्शन भी मैं बता चुका कि किस तरीके से सख्त रिएक्शन और रद्द-ए-अमल दिया गया। अमरीकी महकमा खारजा जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उनके तर्जुमान नेड प्राइस ने, और फिर जो अमरीकी सदर जो बाइडन की तर्जुमान हैं जेन साकी, वाइट हाउस की स्पोक्सपर्सन, उन्होंने कितना स्ट्रांगली रिएक्ट किया एक ऐसे मुल्क के सदर के हवाले से जो कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अमरीका का सबसे बड़ा इत्तहादी है, मेजर नॉन नेटो एलाय है। अमरीका और उसके दरमियान बड़े बेहतरीन ताल्लुकात, 148 अरब डॉलर्स की फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अमरीका के जानिब से ब्राज़ील में की गई है। उनके तमाम बड़े आलमी फोरम्स पर G20 से लेकर मुख्तलिफ जो आलमी फोरम्स हैं उनमें उनके दरमियान एक बड़ा अच्छा लेज़ॉन मौजूद है। अच्छा, ब्राज़ील की एग्जाम्पल मैं आपके सामने आपको तफसील बता देता हूं कि बोल्सोनारो की लड़ाई कैसे हुई जो बाइडन के साथ, और वो किस हालात से गुजरे। इस वक्त उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई है वो उसमें क्या नज़र आता है कि उनका जो टिल्ट है, और फिर उसको देखेंगे पाकिस्तान के तनाजुर में कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म किस रास्ते का इंतखाब कर रहे हैं। अच्छा, जायर बोल्सोनारो जो हैं, इनका पॉलिटिकल करियर बड़ा अजीब व गरीब है। ये फ़ौज में थे, ब्राज़ील की फ़ौज में रहते हुए इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, एक 80s की बात है, 86 88 की बात है, एक मैगज़ीन में इन्होंने आर्टिकल लिखा, हुकूमत को तनकीद की, जो लो वेजेस हैं, मिलिट्री में कम तनख्वाह है, उसके ऊपर तनकीद की। इनको जेल भेज दिया गया, 15 साल की सज़ा सुना दी गई। इनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने कोई बॉम्ब प्लांट किया था, लेकिन फिर ये 2 साल के बाद वहाँ से एक्विट हो जाते हैं। फिर ये सियासत में आते हैं और रियो डी जनेरो की तरफ से जो कांग्रेस है वहाँ पर, और जो काउंसिल ऑफ डेप्यूटीज़ है उसके ये मेंबर रहते हैं, और फिर ये अपना पॉलिटिकल करियर उसको बढ़ाते जाते हैं और मुख्तलिफ पार्टीज़ चेंज करते हुए 2019 में ये सदर बन जाते हैं ब्राज़ील के। एक बहुत ही अनकन्वेंशनल, गैर रिवायती किस्म की इनकी पर्सनालिटी है। जो रिवायती सियासतदान करते हैं उससे हटकर ये अपने मामलात चलाते हैं ब्राज़ील के। अच्छा, ये गैर रिवायती होने के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप, आपको मालूम है कि इस दौर में अमरीका के सदर थे, और डोनाल्ड ट्रंप का पूरी दुनिया में जो मुख्तलिफ वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने का अंदाज़ बड़ा दिलचस्प था। वो हालांकि अमरीका जो है ओपनली डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ बात करता है, तो डोनाल्ड ट्रंप कहा करते थे इजिप्ट के अब्दुल फत्ताह अल सीसी को कि ही इज़ माई फेवरेट डिक्टेटर। मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं जैरेड कुशनर, उनके दरमियान किस किस्म की दोस्ती है और दोस्ती थी, ये आप सबको मालूम है। इसी तरीके से जो विक्टर ऑर्बन है हंगरी के, उनको कहा करते थे डोनाल्ड ट्रंप कि ये मेरा ट्विन ब्रदर है, ये मेरा जुड़वां भाई है। इसी तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ दुनिया के लीडर्स के साथ किस किस किस्म की गुफ्तगू की, आपको मालूम है। उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बड़ा ज़बरदस्त उनका ताल्लुक़ था जायर बोल्सोनारो के साथ। अच्छा, इससे पहले भी जो ब्राज़ील की मुख्तलिफ हुकूमतें, उनके ताल्लुकात तो बेहतर रहे लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। एक रिजेंटमेंट अमरीका के हवाले से ब्राज़ील में भी हमेशा मौजूद रही। उनकी हुकूमतों के ताल्लुक बहुत ही कोई ज़्यादा गर्मजोशी वाले नहीं रहे। लेकिन बहुत अरसे के बाद, आप कह सकते हैं 90s के बाद, जायर बोल्सोनारो की वो हुकूमत थी जिसने अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात किए डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। वो उनका पर्सनल रिलेशनशिप था और बहुत अच्छा था। इसी दौरान इलेक्शन का वक्त आ जाता है और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, आपको मालूम है, उसमें डिबेट होती है। जो सदारती मुबाहिसा है उसमें डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान बहस छिड़ जाती है, और उस बहस के दौरान मैं आपको एग्जैक्टली कोट बताता हूं कि जो बाइडन ने क्या तनकीद की ब्राज़ील का नाम लेकर, और फिर लड़ाई का आगाज़ किस तरह हुआ जायर बोल्सोनारो और जो बाइडन के दरमियान। इस डिबेट में जो है वो जो बाइडन ने कहा कि ब्राज़ील प्रोवाइडेड एन एग्जाम्पल, कि ब्राज़ील वो मिसाल है कि जिससे पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसका फॉरेन पॉलिसी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि खारजा पॉलिसी क्या होती है। उसके बाद उसने कहा कि जो रेन फॉरेस्ट हैं ब्राज़ील में, अच्छा जो अमेज़न जंगल है दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, इसका रकबा आप सोचें कि 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, यानी कि 67 लाख मुरब्बा किलोमीटर। 9-10 ममालिक में ये फैला हुआ जंगल है, लेकिन इसकी जो मेजर चंक है, आप कह सकते हैं एरिया है, वो ब्राज़ील में मौजूद है। तकरीबन 60% अमेज़न का जो रेन फॉरेस्ट है वो ब्राज़ील में मौजूद है। इसके हवाले से उन्होंने कहा कि
जो बाइडन ने। और जो बाइडन का आपको पता है कि मौक़िफ़ जो है वो इस वक्त जो दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज है उसके मामले पर क्या है। और डोनाल्ड ट्रंप इसको पेरिस अकॉर्ड से भी वो बाहर निकल गए थे और वो डोनाल्ड ट्रंप कहा करते थे कि ये एक बकवास है, ये एक झूठ है, और तरक्की करने के लिए अगर कार्बन एमिशंस ज़्यादा भी होती हैं, चाइना कर रहा है तो हम भी करेंगे। वो उनका मौक़िफ़ बड़ा डिफरेंट किस्म का था। तो इस पर जो बाइडन ने कहा कि देखें जंगल काट रहा है जायर बोल्सोनारो जो है वो, वहाँ पर देखें ब्राज़ील में किस किस्म की सूरत हाल है। ट्रंप को तो फॉरेन पॉलिसी का पता कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँगा, ये कहा जो बाइडन ने। उन्होंने कहा कि मैं पूरी दुनिया के ममालिक को इकट्ठा करूँगा और कहूँगा 20 अरब डॉलर लेकर आओ। 20 अरब डॉलर लेकर मैं कहूँगा हियर इज़ 20 बिलियन डॉलर्स। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि हियर इज़ 20 बिलियन डॉलर्स, स्टॉप टीयरिंग डाउन द फॉरेस्ट, कि अब ये जंगल जो काट रहे हो तुम इसको बंद कर दो। अच्छा, जंगलों की कटाई जो चल रही है ब्राज़ील में, उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि हम एक ग्रोइंग इकॉनमी है, हमने अपने बहुत सारी ज़रूरियात को पूरा करना है, हमने अपने लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाना है। और जो ब्राज़ील का 2013-14 का मौशी क्राइसिस था, बहरान था, उससे बाहर निकालने की बड़ी कोशिश भी की और कामयाब भी हो गए 2019 में जायर बोल्सोनारो। और उनकी जो पॉलिसी थी तो वो एक तरीके से बड़ी बेहतर चल रही थी। लेकिन साथ ही ब्राज़ील जो ब्रिक्स है, जो कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक फोरम है, उसमें बड़ा एक्टिव रोल प्ले करने लग गया और एक बडिंग इकोनॉमी के तौर पर सामने आ रहा था। उसमें उन्होंने कहा कि मैं उनको जो जायर बोल्सोनारो, उनकी पॉलिसी ये थी कि ठीक है डिफॉरेस्ट्रेशन किसी हद तक करनी पड़ती है तो की जाए, लेकिन 2019 में कहा जाता है कि जितना रकबा लबनान का है उतना रकबा जंगलात का काट दिया गया ब्राज़ील में। और इसके ऊपर बड़ी तशवीश थी जो बाइडन को। उन्होंने कहा कि मैं 20 अरब डॉलर उनको इसी तरीके से कहा कि जैसे कह रहे हूँ कि मैं उनके मुंह पे मारूंगा और उनको कहूँगा कि अब जंगल काटना बंद करो, और अगर आप ये नहीं कर सकते, जंगलों की कटाई बंद नहीं कर सकते, तो इसके आपको बड़े शदीद किस्म के इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना होंगे, मौशी पाबंदियों का सामना करना होगा। और इसके जवाब में लड़ाई का आगाज़ हुआ। जायर बोल्सोनारो जो हैं उनको अंदाज़ा ही नहीं था, और ज़ाहिर है दुनिया के बहुत सारे लीडर्स समझ रहे कि ट्रंप तो जीता ही जीता, ट्रंप जीत जाएगा और मामलात जो हैं वो हमारे चलते रहेंगे। बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स बाकायदा रैली करते हुए नज़र आते थे, ट्रंप के हक़ में बयानात और स्टेटमेंट्स देते हुए नज़र आते थे। बाइडन जीत गए इलेक्शन, लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि जैसे ही ये डिबेट ख़त्म हुई, जायर बोल्सोनारो जो है वो गए ट्विटर के ऊपर और उन्होंने ट्विटर के ऊपर जाकर लिखा। उन्होंने कहा कि इसके हवाले से जो जवाब दिया, उन्होंने कहा ब्राज़ील वुड नॉट एक्सेप्ट, ब्राज़ील किसी भी सूरत ये बुज़दिलाना धमकियां बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हमारी जो सरहदी खुद मुख्तारी है, हमारी इलाकाई खुद मुख्तारी है और हमारी जो इकनॉमिक इंटेग्रिटी है, उसके ख़िलाफ़ बात करने की ज़रूरत किस तरह हुई जो बाइडन को। उन्होंने कहा कि एज़ द हेड ऑफ स्टेट हु हैज़ ब्रॉट ब्राज़ील यूएस रिलेशंस क्लोजर देन एवर बिफोर, कि मैं तो वो सदर हूँ ब्राज़ील का जो तारीख़ में सबसे ज़्यादा करीब लेकर आया है ब्राज़ील को और अमरीका को। कई दिहाइयों के बाद ऐसी हुकूमतें थीं जो अमेरिका के ख़िलाफ़ होती थीं। मुझे समझ नहीं आती कि इतनी डिज़ास्ट्रस और अननेसेसरी, इतनी गैर ज़रूरी और तबाहकुन स्टेटमेंट देने की बाइडन को क्या ज़रूरत थी। व्हाट अ शेम मिस्टर जॉन बाइडन, अच्छा नाम उन्होंने गलत लिखा लेकिन उन्होंने कहा ट्विटर पे जाके व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है जो बाइडन, कितनी शर्म की बात है। रिपीट किया उन्होंने, व्हाट अ शेम जॉन बाइडन, मिस्टर जॉन बाइडन, व्हाट अ शेम, ये दोबारा कहा। और फिर साथ ही उन्होंने कहा कि जो कुछ ममालिक हैं उनकी लालच, उनकी ग्रीड जो है अमेज़ॉन के जंगलों की तरफ, वो सबको मालूम है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो एक्सप्लिसिट इसकी डेमोन्स्ट्रेशन की गई है, इस लालच का इजहार किया गया है एक ऐसे शख्स की जानिब से जो कि अमेरिका का सदारती उम्मीदवार है, ये वाज़े तौर पर एक कंटेम्प्ट है। और उन्होंने कहा कि एक जो हमारे दरमियान कॉर्डियल और फ्रेंडली रिलेशनशिप मौजूद है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, एक बकाए बाहमी के उसूल के तहत ब्राज़ील और अमेरिका रह रहे हैं, ये मामला जो है वो किसी सूरत हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। अच्छा, फिर उनकी जायर बोल्सोनारो की बात को सुनकर फिर उनके कैबिनेट के लोग भी चढ़ खड़े हुए। जो उनके एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं रिकार्डो सैल्स, उन्होंने जाकर लिखा, उन्होंने मजाक उड़ाया बाइडन का कि आप 20 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं, 20 अरब डॉलर के आप हमें सालाना देंगे, इस किस्म की बातें चली। लेकिन फिर हुआ ये कि जो बाइडन इलेक्शन जीत गए, जो बाइडन बन जाते हैं सदर। और अमेरिका जिस तरीके से जो इनकी वैसे भी इनके ऊपर क्रिटिसिज्म चल रही थी जायर बोल्सोनारो पे कि ये जो कोविड-19 है उसको ये समझते ही नहीं है, मास्क नहीं लगाते, वैक्सीनेशन की बात नहीं करते, लॉकडाउन नहीं करते, लोग मर रहे हैं। जब अमवात बढ़ी तो लोग इनके खिलाफ होने लगे। एक तो वो रिजेंटमेंट चल रही थी, लेकिन साथ ही अब तो अमेरिका बहादुर जो है वो नाराज़ हो गया था ब्राज़ील से।
बड़े एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ ब्राज़ील में और थोड़े बहुत पुरतशद्दुद भी होते गए वो एहतजाज का सिलसिला। जायर बोल्सोनारो को एक बात समझ आ गई कि अब आ गया बाइडन, इसके ख़िलाफ़ मैं बातें कर चुका हूँ, ट्रंप मेरा दोस्त है, मामलात जो हैं वो मेरे लिए अब होंगे ख़राब। जायर बोल्सोनारो ने कहा कि 1999 से जो हमारे यहाँ इलेक्टोरल जो निज़ाम है, जो इंतखाबात हैं, वो किस तरीके से होते हैं कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। अब CIA पूरी दुनिया में इलेक्शंस जो हैं उनको असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। दुनिया की बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं जो ये काम करती हैं। तो जायर बोल्सोनारो जो है वो अपने अदालत और अपनी, क्योंकि ये खुद भी इनका मिलिट्री बैकग्राउंड है, इनकी कैबिनेट में भी बहुत सारे लोग मिलिट्री के मौजूद हैं, इन्होंने एक बात की कैंपेन शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि रिगिंग होगी, इलेक्शंस में धांधली होगी, मुझे हराने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो पेपर बैलेट है उसका इस्तेमाल किया जाए। EVM को मैं नहीं मानता, अगर EVM हुई तो इसका मतलब है कि मामलात ख़राब होंगे और मुझे हराने की कोशिश की जाएगी। उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उस पर साइबर अटैक होगा, उसको रिग किया जाएगा इलेक्शंस को। अब इलेक्शंस जो हैं वो 2 अक्टूबर 2022 को होने हैं, लेकिन पिछले साल से जब ये कैंपेन कर रहे थे और उनके खिलाफ एक रिजेंटमेंट बन रही थी, माहौल बन रहा था ब्राज़ील में, तो जायर बोल्सोनारो ने इस वक्त ये अपना मशहूर जुमला कहा। उन्होंने कहा कि मेरे पास अपनी लाइफ और अपने फ्यूचर के लिए 3 ऑप्शंस मुझे नज़र आते हैं, या इस सारी सूरत हाल में और जो पंगा मैं ले बैठा हूँ, और फिर इसी नतीजे में वो फिर वो लाइन भी ली उन्होंने, वो मॉस्को चले गए, उन्होंने जाके पुतिन से मुलाकात की और सॉलिडेरिटी का इजहार किया, यकजहती का इजहार किया सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी ज़ाहिर है कि अब जा रहे हैं, वो वहाँ पर किस किस्म की स्टेटमेंट देखते हैं ये तो देखना होगा। लेकिन फिर ये वो वक्त था जब जायर बोल्सोनारो ने कहा कि अब मुझे लगता है कि मेरे फ्यूचर के लिए 3 ऑप्शंस हैं, या मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, या मुझे मार दिया जाएगा, या फिर अब इस पंगे के बाद मैं विक्टोरियस होकर, मैं जीत कर सामने आऊँगा। ये है वो दुनिया का एक लीडर जिसकी अमेरिका के साथ आजकल बन नहीं रही, और उसका ये ख्यालात हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, उनकी पॉलिसी चीन के हवाले से, आपने RT का इंटरव्यू देखा होगा रूस जाने से पहले जिन्होंने गुफ्तगू की, उनसे जब सवाल हुआ कि आपने जो आपका क्रिकेटिंग करियर था उसका पीक, उसका क्लाइमैक्स, उसका उरूज ये था कि आपने वर्ल्ड कप जीत लिया, एज अ प्राइम मिनिस्टर आप क्या अपने जहन में रखते हैं कि आपका क्या एम एम्बिशन है, आप कब सेटिस्फाई होंगे, आपको लगेगा कि आपने अचीव कर लिया जो आप करना चाहते थे। उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं जो है एमुलेट करना चाहता हूँ चाइना को। चाइना ने जिस तरीके से चाइना को ने जो किया, मैं उस रास्ते को अपनाना चाहता हूँ। जिस तरीके से लोगों को गुर्बत की दलदल से निकाला, 50% आबादी पाकिस्तान की गुर्बत की, उन्होंने कहा कि गरीब आबादी है, उनको मैं अपलिफ्ट करना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ आपको मालूम है कि वो चाइना को जिस तरीके से प्रेज़ करते हैं, उनका जो टिल्ट है, पाकिस्तान का इस वक्त जो टिल्ट है वो चीन की तरफ है, अब रूस की तरफ शिफ्ट होता हुआ, और रूस के साथ भी ताल्लुकात बेहतर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और यकीनन अमेरिका और मगरबी ममालिक को ये बात खटकेगी, जो अपेरेंटली एक हमारे सामने बात मौजूद है कि फ़ाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जा सकता है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान किस हद तक अमल दरामद कर चुका है। इसी तरीके से जो इनके कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, US, वो पाबंदियाँ सजेस्ट कर सकता है। पाकिस्तान को जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ जो इनकी मिलिट्री एड और असिस्टेंस के नाम के ऊपर ये जो थोड़ा बहुत देते थे वो अब तो बंद भी हो चुका, लेकिन उसमें भी मज़ीद जो है वो कमी की जाएगी, और आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान को टफ टाइम मिलेगा। ये सूरत हाल है जी। लेट्स सी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मौजूद हैं, अब जो है वो उनकी सिलसिला शुरू हो जाएगा, उनकी वहाँ पर मुलाकातों का, वहाँ पर उनको क्या प्रोटोकॉल दिया जाता है, क्या बातचीत होती है, सारे मामले को मैं फॉलो कर रहा हूँ, देखता रहूँगा, आपके सामने उसकी तफसीलात रखूँगा इंशाअल्लाह, और देखते हैं पाकिस्तान में इसके नतीजे में क्या गैंग अप किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरीके से, या यहाँ पे सूरत हाल क्या बनती है। लेट्स सी क्या होता है जनाब, इसको फॉलो करता रहूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।